हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिस्टर अमन कुमार। बेटा फिजिक्स अपनी लास्ट टाइम चल रही थी लॉज ऑफ मोशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में, और उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स पे आए थे। तो देखो, कल वाले लेक्चर से आपको आई थिंक पॉजिटिव अच्छा समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट्स हैं तो मैं बार बार कहता हूँ पर्सनली पूछ सकते हैं। अभी देखो, मैं लॉज ऑफ मोशन को ही आगे बढ़ाता हूँ। देखो, कॉमनली अगर हम बात करें तो हम बार बार एक बात डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, मोशन मोशन मोशन। और अगर कोई चीज मोशन में है तो हम उसको डायनामिक्स में कंसिडर करते हैं विद फोर्स। तो यहाँ पर देखो दो चीजें निकल के आई हैं, मोशन एंड फोर्स, जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे, मोशन और फोर्स। तो देखो, मैं अभी दोबारा उसको थोड़ा सा आगे लेता हूँ। यहाँ पे ये कोई आपका बॉक्स है जो हमने ग्राउंड पर पुट कर रखा है। फिलहाल ये रेस्ट कंडीशन में है, एट रेस्ट। आप सभी को पता है कि ये कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा अनटिल अनलेस इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। तो देखो, मैंने यहां पर ये लो F, ये कोई इस पर फोर्स लगा दिया मैंने एक्सटर्नल। जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इस पर, इसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब ये मोशन में आ गया। तो फोर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ चुका है मोशन। इस सारी टर्म को हम डायनामिक्स में ले लेंगे, डायनामिक्स में। इसके बाद देखो, यहाँ पर कुछ बातें कल हमने और भी डिस्कस की थी। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। तो आई थिंक फोर्स एंड मोशन का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। देखो, फोर्स जस्ट क्या है, फोर्स क्या है, विच कैन चेंज से डायरेक्शन नंबर थर्ड। देखो, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि देखो, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका चेंज, देखो यहां समझने का, देखो मैं फिलहाल आपको फोर्स को समझा रहा हूं। फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देता है। अगर वो मोशन में है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, अगर इसको रोकना है तो आपको इसके अपोजिट साइड से इक्वल क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। दूसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दे। शेप मतलब सपोज करो यहां पर आपका कोई बैलून है, बैलून के अंदर आपको सब पता है एयर फिलअप होती है। अगर आप इस पर इस साइड से लगा लो या इधर से लगा लो, किसी भी टाइप का प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हो, शेप चेंज हो जाएगी। दूसरा, डायरेक्शन। मान लो कोई बॉल है, वो डायरेक्टली बैट पर आ रही है, जैसे बॉल बैट पर स्ट्राइक करेगी तो मान लो बॉल की डायरेक्शन ये थी, तो बैट इस बॉल को कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, किसी भी टाइप की डायरेक्शन दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की शेप हो, उसकी डायरेक्शन हो, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, फोर्स होता है उसको चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। समझ पा रहे हो? इसके बाद देखो, फोर्स को हमने डिस्कस कर लिया था, कल भी हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज द फोर्स एंड मोशन। हो चुका है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को समझने से पहले एक काम कीजिए आप, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो ये आपका कोई ग्लास रोड है। क्या है? ग्लास रोड। ग्लास स्लैब ले सकते हैं। अब इस ग्लास स्लैब के ऊपर मैं ऊपर से देखो
2 स्टोन स्ट्राइक करवाऊंगा। एक का जो वेट है आप मान लीजिए 5 ग्राम और दूसरे का मैं कह देता हूं 12। अब आप एक बात बताइए, जैसे ही ये 5 ग्राम का स्टोन ग्लास स्लैब से स्ट्राइक करेगा तो ऑब्वियस सी बात इसको क्रैक करेगा। इसी तरह अगर मान लो आपका ये 12 ग्राम जो मैं 12 ग्राम का स्टोन लिया है ये ग्लास स्लैब को स्ट्राइक करेगा तो ये भी इसको कहीं ना कहीं क्रैक करेगा। तो अब बात मोमेंटम की कर रहे थे हम, लीनियर मोमेंटम की। तो आप ये बताइए मुझे, इन दोनों केसेस के अंदर ज्यादा क्रैक्स ग्लास पर कौन सा स्टोन डाल पाएगा? हम सभी को पता है जिसका मास ज्यादा है वही ज्यादा क्रैक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास है वो ज्यादा मोमेंटम ला रहा है इसके अंदर, ग्लास स्लैब के अंदर। अब बात यह है मोमेंटम को हम बोलेंगे कैसे, तो मोमेंटम को डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको जस्ट इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉजेस्ड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी का आपको बोलता है इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की क्वांटिटी दैट पॉजेस्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी के द्वारा पॉज की जाती है, पॉज की जाती है। देखो यहां से आई थिंक आप समझ गए होंगे ये मोशन एक तरह से क्वांटिटी। अब अगर मैं बात करता हूं मास की, कर चुका हूं मैं बात, अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो इस केस को मैं रब करता हूं, दूसरा लिखता हूं साइड में इसके। देखो सेम आपका ग्लास स्लैब है और मैं यहां पर 5 ग्राम और 5 ग्राम दोबारा से 2 स्टोन ले रहा हूं, दोनों का मास सेम है बट इसकी वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी में लेता हूं 20 मीटर पर सेकेंड। मास सेम है बट मैंने वेलोसिटी में वेरिएशन डाल दिया है। जो आपका सेकंड स्टोन है उसकी वेलोसिटी मैंने ज्यादा ले ली है। अब आप सबको पता है कि अगर दोनों स्टोन स्ट्राइक करेंगे ग्लास स्लैब पे तो कौन सा स्टोन ग्लास स्लैब को ज्यादा अफेक्ट करेगा, जिसके कारण ग्लास स्लैब में ज्यादा क्रैक्स आए? दैट इज द सेकंड स्टोन। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी है जो सेकंड स्टोन की वो ज्यादा है, तो ज्यादा वेलोसिटी के कारण आपकी ग्लास स्लैब में मोमेंटम भी ज्यादा आ रहा है। तो मोमेंटम के केस में एक बात हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि किसी भी ग्लास स्लैब की बात नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो मैंने यहां पर लिखा है मोमेंटम को मैंने p से शो किया है, p इज द वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, और ये जस्ट किसका प्रोडक्ट है? मास एंड वेलोसिटी। जस्ट मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मैं बात यूनिट की करता हूं तो यूनिट पे आप आ जाइए, मास की किलोग्राम हो गई, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड हो गई, तो ये आपकी बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम की यूनिट भी अब आपकी आ चुकी है। अब बात आती है, देखो इसके हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। तीन केस लेंगे। पहला केस, इफ हम अगर वेलोसिटी को v इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी हमने कांस्टेंट कर दी है तो आपका क्या ग्राफ बनेगा किसके बीच में? अगर आपने वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी है तो आपको पता है क्या होता है, p इज इक्वल टू m v। v मैंने कांस्टेंट कर दी है, इसको भूल जाओ आप। अब ग्राफ बनेगा बिटवीन द p एंड द m, मोमेंटम एंड मास के बीच में ग्राफ बनने वाला है। तो देखो अब बात ये आती है कि सर मास का मोमेंटम से क्या रिलेशन है? तो आपने बेटा देखा होगा जो बलून्स होते हैं, जो गुब्बारा आपने देखा है, उसकी अगर आप एयर को
कम करते जाते हो, निकाल देते हो, उसका मास लगातार कम होता जाता है। तो देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मोमेंटम और मास की बात कर रहा हूं, आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। दूसरा केस ले लो, तो फर्स्ट केस आपका, सेकंड केस ले लो, इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने मास को कांस्टेंट कर दिया है, मास को कांस्टेंट कर दिया है, तो अब इसको भूल जाओ। अब आपका ग्राफ बनेगा बिटवीन द P एंड द V। P इज द लीनियर मोमेंटम एंड V इज द वेलोसिटी। तो देखो अब आप कहोगे प्रैक्टिकली कहां पॉसिबल है ये केस, तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप फुटबॉल को किक करते हैं, जब भी आप फुटबॉल को किक करते हैं, तो आपको पता है फुटबॉल का मास तो कांस्टेंट है, किक करोगे तो वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा, चेंजमेंट आएगा, और आपको दिख रहा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, फुटबॉल का मास कांस्टेंट होगा। अगेन आ जाओ, P एंड द V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगेन PV ग्राफ हो गया आपका मोमेंटम एंड वेलोसिटी ग्राफ। यहां पर याद रखना मैंने एग्जांपल बैलून का दिया था, और यहां पर याद रखना मैंने एग्जांपल समझाने के लिए आपको फुटबॉल का दिया था। तो देखो ये दो केसेस हो गए, और तीसरा केस आप इसमें और लेंगे, थर्ड केस रहेगा अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट कर दे, तो अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट कर दे तो हम जैसे कि इफ mv इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हमने मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया है तो देखो क्या होना है, कुछ भी नहीं होना है, आप आ जाओ m इज इक्वल टू 1 बाय v, या फिर दूसरा केस ले लो v इज इक्वल टू 1 बाय m, नीचे चला जाएगा। तो देखो यहां पर अगर आप मोमेंटम को कांस्टेंट कर रहे हो थर्ड केस के अंदर, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आपका मास डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो उसका मास के साथ इंक्रीज का रिलेशन आ रहा है। देखो यहां से अगर आप मास को ज्यादा करते हो तो इनवर्सली में तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। हम प्रैक्टिकली देखते हैं जो चीज बल्की होती है, जो चीज भारी होती है, उसकी वेलोसिटी जनरली कम ही होती है, हम देखते हैं। तो इसके लिए क्या इनवर्सली का ग्राफ बनेगा, मैं इधर बनाता हूं, कुछ भी नहीं बनना है, दैट इज जस्ट यस। ये आपका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट का ग्राफ आ जाएगा। अब देखिए मेरी बात दूसरी सुनिए, स्टार्टिंग से फिर आपको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। स्टार्टिंग में फोर्स एंड मोशन लिया जो डायनामिक्स के अंदर गया। रिलेशन क्या था कि किसी भी बॉडी को अगर आपको मोशन में लाना है स्टेशनरी कंडीशन से, और मोशन में लाने के बाद अगर आपको उसको स्टॉप करना है, फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा मैंने आपको बताया लीनियर मोमेंटम का हमारा स्टार्ट हुआ था। मोमेंटम का मैंने ग्लास स्लैब का एग्जांपल दिया था। ग्लास स्लैब पर अगर आप दो स्टोन डालते हो, दोनों का मास डिफरेंट है, एक का मान लो कम है दूसरे का ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा है वो ग्लास स्लैब पे ज्यादा मोमेंटम डालेगा, तो मास पर डिपेंड किया। दूसरा मैंने सेम मास रखा था, दोनों की वेलोसिटी चेंज की थी, एक की वेलोसिटी कम रखी थी, दूसरे की ज्यादा रखी थी, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, सामने ग्लास है, आप वहां पर दो स्टोन मार रहे हो, एक को कम वेलोसिटी से मार रहे हो, एक को तेज मार रहे हो, तो आपको सबको पता है जिसकी वेलोसिटी तेज रहेगी वो ग्लास को ज्यादा तेजी से स्ट्राइक करेगा, ज्यादा क्रैक्स करेगा, ज्यादा मोमेंटम लाएगा। तो ये बातें क्लियर हो गई थी कि मोमेंटम आपका डिपेंड कर रहा था किस पर, मास एंड वेलोसिटी पर। यहाँ से यूनिट निकालती थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गई थी। तीनों केस ले लिए थे, एक केस में v कांस्टेंट कर दिया था, एक में m कांस्टेंट कर दिया था, एक में mv लीनियर मोमेंटम को हमने कांस्टेंट कर दिया था। ये था बेटा बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टाइप का कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं।